तो आज हम 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बच्चों 1.3 बोर्ड एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि आप लोग को शायद पता होगा। यहाँ से हर साल आप देखिए, किसी भी प्रैक्टिस सेट पेपर को उठा के देख लीजिएगा, किसी भी पिछले साल के पेपर को उठा के देख लीजिएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बनता ही बनता है। तो ये एक्सरसाइज अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक पॉइंट आपका और रह गया जिसको कि मुझे समझाना है। ये पॉइंट भी बेसिक के अंदर आना चाहिए था, बट मैं नहीं करा पाया था। या तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई हो इस वजह से। तो इस पॉइंट को मैं आज आपको समझाता हूँ। एक हमने कल जो पढ़ा था, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट में जो पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने परमेय संख्या के बारे में, अपरमेय संख्याओं के बारे में। और एक हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर p कोई अभाज्य संख्या है और a कोई धनात्मक संख्या है, तो p अगर a स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर रही है तो फिर p a को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। एक ये थ्योरम पढ़ी थी। अब एक चीज और आपकी रह गई थी, वो क्या? वो थी आपकी सह अभाज्य संख्याएं। ये सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, इनको समझ लीजिए, बिकॉज इनका भी यूज इस एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो देखिए सह अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें, सह अभाज्य संख्याएं वैसे मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी यहां समझ लीजिए, सह अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं अभी होती क्या है, इनको समझिए। देखिए सहअभाज्य संख्या जो होती है कोई एक संख्या नहीं होती है, ये दो संख्याओं का जोड़ा होता है। क्या होता है? दो संख्याओं का जोड़ा। तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो अलग अलग तो किसी भी संख्या से विभाजित हो, बट एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या ना हो जो उन दोनों संख्याओं को एक साथ विभाजित कर दे, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। समझ में आया? ऐसी संख्याओं का जोड़ा, यानी कि जैसे मान लीजिए एक है आपका यहाँ पे 12, ठीक है, और एक आपका यहाँ पर है जो है आपका 25। 12 और 25 को लीजिए आप। अगर हम इस 12 को देखें तो ये 12 किस किस से कट रहा है? देखो ये 12 डिवाइड हो जाएगा 1 से, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। इन सब से ये 12 पूरा पूरा कट रहा है। कट रहा है नहीं कट रहा है? देखो 12 में अगर 1 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से देंगे तब भी कट रहा है, 3 से देंगे तब भी कट रहा है, 4 से देंगे तब भी कट रहा है, 6 से देंगे तब भी कट रहा है, और खुद 12 से भी 12 कट रहा है। 25 की अगर हम बात करें तो 25 जो पूरा पूरा कट रहा है, 25 देखो 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और खुद 25 से कट जाएगा। इसके अलावा 25 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो अलग अलग तो किसी से भी कटे, हमें कोई मतलब नहीं है। देखो ये अकेली संख्या जो 12 है ये कई संख्याओं से कट रही है, लेकिन हमें से मतलब नहीं है। ये 25 जो अकेली संख्या ये कई संख्या से कट रही है, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसी कोई संख्या इस दुनिया में मौजूद नहीं है जो 12 को भी काट दे और फिर वही संख्या 25 को भी काट दे, एक को छोड़कर। सिर्फ एक को मतलब ले लेना, एक को छोड़ के। अब इस एक को छोड़ दो और इस एक को छोड़ दो, क्या इन संख्याओं में और इन संख्याओं में कोई संख्या मैच हो रही है? बिल्कुल नहीं मैच हो रही। ऐसी कोई संख्या इस दुनिया में है ही नहीं जो इन दोनों को भी काट दे, 12 को भी पूरा पूरा भाग चला जाए उसमें और 25 में भी पूरा पूरा भाग चला जाए उसका। ऐसी कोई संख्या नहीं है एक को छोड़कर। तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो अलग अलग तो किसी से भी कटे, बट एक साथ उनको कोई संख्या न काट सके वन को छोड़कर, ऐसी संख्याओं का जोड़ा ही सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और भी ले सकते हैं आप एग्जाम्पल, जैसे आपने 1 ले लिया 9 और 1 ले लिया आपने जो है 10। देखिए 9 किससे कट रहा है? 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और खुद 9 से कट जाएगा। 10 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, खुद 10 से कट जाएगा। लेकिन एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट सके। तो ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या समझ गए आप। सहअभाज्य संख्याओं में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है, ये नोट डाल के लिख लीजिएगा। सहअभाज्य संख्याओं में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है। कॉमन का समझ गए ना? ऐसा कोई नंबर नहीं होगा कि जो इसको भी काट रहा हो इसको भी काट रहा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा।
यानी कि जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कोई संख्या मैच नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अभाज्य गुणनखंड इसमें भी आ रहा हो और इसके भी अभाज्य गुणनखंडों में आ रहा हो, तो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी संख्या मैच नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर आप 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 3 और 25 के क्या होंगे 5 गुणा 5। क्या दोनों में कोई सेम पाया जा रहा है? नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है सहवास संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में। ठीक है, आप 9 के फैक्टर करिए 3 गुणा 3, 10 के करिए 2 गुणा 5, क्या कुछ सेम है? कुछ सेम नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी सेम नहीं पाया जाएगा, अलग अलग होंगे। तो सहवाज्य संख्याओं में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर ना? ये आपका सहवाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। इसको भी आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में ऐड कर लीजिएगा। अब पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, वो भी 3 नंबर का। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं पहले आपको यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने से पहले 1-2 एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज में एक जैसा एक ही क्वेश्चन है, कम से कम 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे तो तब थोड़ा दिमाग में क्लियर होगी बातें। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा इसका। ठीक है, तो आप 1.3 का जो है एग्जाम्पल ले लीजिए पहला ही, या आप ये जो थ्योरम लिखी है ना √2 एक परमेय संख्या है, इसको देख लीजिए। या एग्जाम्पल आप 9 ले लीजिए, √3 एक परमेय संख्या, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, तो मैं चूँकि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में बनता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल भी करा के चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे आपको प्रूफ, यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ स्टेप से बनता है। ये एग्जाम्पल मान लीजिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन इससे बनता है कि सिद्ध करो √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो रूट में कोई ऐसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है वो अपरमेय ही होती है। मैंने आपको वीडियो में पिछले में बताया था कि अपरमेय संख्या क्या होती हैं। ऐसी संख्या जिनको रूट के अंदर से कंप्लीटली बाहर नहीं निकाला जा सकता है वह रूट के अंदर की संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि सिद्ध करो भैया कि √2 एक अपरमेय है, यानी √2 एक अपरमेय तो होती है, बट हमें प्रूफ करके दिखाना है कैसे अपरमेय होती है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, चीज को ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अब ऐसा मत करिएगा पहला ही सवाल कराया कम समझ में आया, अरे यार समझ में नहीं आ रहा, 1-2 सवाल मैं कराऊंगा एक जैसे। ठीक है, तब थोड़ा सा क्लियर होगा, क्योंकि ये सवाल ही थोड़े ऐसे हैं, तो हाइपर मत हुइएगा। ठीक है, हौसला बना के रखिएगा। चलिए तो देखिए हमें √2 को एक अपरमेय संख्या प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √2 को उल्टा मान के चलेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, अपरमेय, लेकिन हम इसको मान के चलेंगे कि ये एक परमेय संख्या है। ये काम करेंगे आप। अगर आपको अपरमेय प्रूफ करनी है तो आप इसको उल्टा मानिए, हम ये मान के चलेंगे कि ये परमेय संख्या है, ये मान के चलेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे विलोमतः मान के चलेंगे, माना विलोमतः। विलोमतः आप समझ रहे हैं, विलोमतः मतलब इसका उल्टा मान के चल रहे हैं हम। हमें प्रूफ करना है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसका विलोम मान के चल रहे हैं। विलोम मतलब उल्टा। हम क्या मान के चल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि माना विलोमतः √2 एक परमेय संख्या है। हम ये मान के चल रहे हैं कि √2 एक परमेय संख्या है। प्रूफ करना है अपरमेय है, लेकिन उल्टा विलोम मीन्स अपोजिट। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक परमेय है। अब कोई भी संख्या परमेय होती है तो उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर कोई संख्या परमेय है तो उसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां P और Q जो दोनों होंगे वो सह अभाज्य होंगे। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे तो भाई √2 एक परमेय संख्या है, तो √2 इज इक्वल टू A/B, या आप इसे P/Q भी कह सकते हैं, P/Q, जहां P तथा Q क्या है, सहवाज्य हैं, सहवाज्य
अभाज्य व Q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। इज दैट क्लियर? ये लाइन लिखना बेहद जरूरी है और इस लाइन का मतलब भी आपको समझ में आना बेहद जरूरी है, ठीक है। यह हमने क्या किया है, हमने ये √2 को परमेय मान लिया है और अगर √2 एक परमेय है तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब P और Q क्या माने हमने यहाँ पे, सहभाज्य, यानी P और Q ऐसे दो नंबर हैं जिनमें आपस में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो P को भी पूरा पूरा काट दे और फिर वही नंबर Q को भी पूरा पूरा काट दे, ऐसा इन दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है। ये है सहभाज्य का मतलब। अभी मैंने सहभाज्य समझाया था ना, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनमें कोई गुणनखंड कॉमन ना हो, ऐसा कोई नंबर ना हो जो दोनों को एक साथ काट दे। तो P और Q क्या है, दोनों सहभाज्य हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है इस दुनिया में जो P को भी पूरा पूरा काटे और Q को भी पूरा पूरा काटे, ऐसा नंबर नहीं है। ऐसे हमने P और Q माने हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस Q का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q का गुणा करेंगे √2 में, तो क्या हो जाएगा Q √2 और बराबर क्या बचा P, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, दोनों ओर वर्क कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्क करिए भाई। तो दोनों जब वर्क करेंगे, इधर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा Q इंटू √2 का स्क्वायर, इधर वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे और Q का स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर क्या हो गया, Q का करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो इंटू 2 और बराबर में P स्क्वायर। अब देखिए आपको ये बात तो पता होगी कि जब कोई दो साइड होती है हमारी, एक इधर और एक इधर, अगर कोई इधर जैसे 2 गुणा 5 बराबर 10 है, तो अगर ये इधर ये 5 गुणा में है, अगर मैं इसको दूसरी साइड में भेजूंगा तो 5 भाग में हो जाएगा, यानी 10/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 10 में 5 से भाग जा रहा है, या हम यहाँ भी तो यही बात कह सकते हैं कि 5 से 10 में भाग जा रहा है, या ये भी बोल सकते हैं 2 से 10 में भाग जा रहा है, एक ही बात है ना भाई। आप 2 को भेजेंगे उधर तो 2 से भाग जाएगा 10 में, आप 5 को भेजेंगे उधर तो 5 से भाग जाएगा 10 में, ये तो मतलब हो गया इसका। तो इधर देखिए 2 किस में, यहाँ पे इधर की साइड में गुणा में, अगर मैं 2 को इधर भेजूंगा तो क्या मतलब है इसका, 2 का भाग जा रहा है P स्क्वायर में, P स्क्वायर में 2 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, ये तो मतलब हो गया। क्योंकि 2 इधर गुणा में है, जब मैं 2 को इधर भेजूंगा तो P स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा, और P स्क्वायर बट्टे 2 का मतलब क्या है, 2 से भाग हो रहा है P स्क्वायर में, और जब 2 से P स्क्वायर में भाग हो रहा है तो फिर 2 से P में भी भाग होगा। क्यों, कल थ्योरम कराई थी भैया, भूल गया क्या प्यारे, कल मैंने कराया था कि अगर a स्क्वायर को P पूरा पूरा काटता है तो फिर a को भी P पूरा पूरा काटेगा। जहां ये क्या है, ये क्या होना चाहिए, सहभाज्य, और ये क्या होना चाहिए, एक धनात्मक संख्या। तो 2 क्या है, और सॉरी ये होना चाहिए आपका वो अभाज्य संख्या, और ये धनात्मक पूर्णांक। तो देखो 2 एक अभाज्य संख्या है और P स्क्वायर क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। P स्क्वायर क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी सकते हैं, यहाँ पे सहभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे, जो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 से P स्क्वायर में भाग जा रहा है, ये तो मतलब हो गया, क्योंकि 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो 2 से भाग जाएगा P स्क्वायर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 से P स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है, तो P स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 डिवाइड बाई P स्क्वायर, तो 2 डिवाइड बाई 2, यानी अगर P स्क्वायर 2 से पूरा पूरा कट रहा है तो फिर P भी 2 से पूरा पूरा कटेगा। क्यों, प्रमेय से, कल प्रमेय कराई थी इसलिए मैं कह रहा था प्रमेय का बहुत ज्यादा यूज है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यों, प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे आगे, यहां पर इस P की जगह पर हम मानेंगे, माना P बराबर कुछ भी मान लीजिए, 2C मान लीजिए, क्या मान लीजिए 2C, जहां C बराबर धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ C क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ओके बच्चों, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने P की जगह पर 2C माना है, तो P की जगह लगा दें,
2c। तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर इंटू 2 तो आपका है, और p की जगह लगा देंगे 2c, p की जगह लगा देंगे 2c, और ऊपर से p का स्क्वायर है तो यहाँ 2c का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए क्यू स्क्वायर इंटू 2 बराबर है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और c का c स्क्वायर। अब देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा आपका q का स्क्वायर बराबर इधर बचा 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए ये 2 किस में, गुणा में है, तो इसको जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो भाग में हो जाएगा। 2 इधर किस में है, गुणा में है, जब ये 2 इधर आएगा तो 2 का भाग q स्क्वायर में चला जाएगा, क्योंकि भाई 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग ही तो होगा 2 का किस में, q स्क्वायर में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 से q स्क्वायर में भाग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी जो q स्क्वायर है उसमें 2 से भाग जा रहा है, तो q में भी डिवाइड जाएगा 2 से, किससे, प्रमेय से, प्रमेय से। यही तो थ्योरम थी कि p स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर डिवाइड बाई p, तो a भी डिवाइड बाई p। इसी प्रकार q स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो q भी डिवाइड बाई 2, किससे, प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पर p में भी भाग जा रहा था 2 से, और यहाँ पर q में भी भाग जा रहा है 2 से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि p का भी गुणनखंड 2 है और q का भी गुणनखंड 2 है, जबकि हमने यहाँ क्या माना था कि p और q क्या है, सहभाज्य है, मतलब p और q में कोई गुणनखंड कॉमन ही नहीं है, ऐसा कोई गुणनखंड है ही नहीं जो p का भी हो और q का भी हो। लेकिन यहाँ तो भैया निकल आया, 2 देखो p को भी विभाजित कर रहा है और 2 देखो q को भी विभाजित कर रहा है, मतलब यहाँ तो गुणनखंड जो है वो कॉमन निकल आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया जो हमने माना था वो गलत माना था। भाई हमने माना था कि ये p और q सहभाज्य हैं और √2 एक परमेय संख्या है, यही तो हम स्टार्टिंग में मान के चले थे। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। हमने माना था कि √2 एक परमेय संख्या है, इसका मतलब √2 परमेय नहीं है, तो फिर क्या है, अपरमेय है, और हमें अपरमेय ही प्रूफ करना था। इस तरीके से प्रूफ करते हैं, यानी हम विलोम मान के चलते हैं, और हम जो मानते हैं लास्ट में आके हम वहां पर गलत प्रूफ हो जाते हैं। भाई हमने माना था कि √2 एक परमेय संख्या है और p और q सहभाज्य हैं, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया, p और q सहभाज्य नहीं है, और जब p और q सहभाज्य नहीं है तो ये परमेय नहीं है, और परमेय नहीं है तो फिर √2 भी परमेय नहीं होगी, क्योंकि परमेय कभी अपरमेय के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो फिर √2 भी परमेय नहीं होगी। तो इसका मतलब जो हमने माना था ये हमने विलोम मान के चले थे, ये हमने गलत माना था, तो मतलब हम गलत प्रूफ हो गए। यहाँ यार हमको खुद अपने आप को गलत प्रूफ करना है। यहाँ हम मान के चले थे कि √2 एक परमेय संख्या है, ये हमने यहाँ पे माना था, खुद माना था, हमने माना था भाई, लेकिन हम यहाँ पे आके जो गलत प्रूफ हो गए, तो यहाँ खुद को ही गलत साबित करना है आगे चल के। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो यहाँ पर ये माना था विलोम, ये हमने गलत माना था, तो फिर सही क्या है बबुआ, सही ये है कि फिर √2 एक अपरमेय संख्या। ऐसे प्रूफ होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ये क्या हुआ है कि 2√2 जो 2p को भी डिवाइड कर रहा है 2q को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमने ये हमारे ये क्यों हुआ है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ हमारे विलोम मानने के कारण। हमने यहाँ माना था कि p और q सहभाज्य है, बट यहाँ पर p और q सहभाज्य नहीं है, तो ये क्यों हुआ ऐसा। यहाँ लिखेंगे यह हमारे विलोम मानने के कारण हुआ है, अतः √2 परमेय नहीं अपरमेय संख्या है। √2 परमेय नहीं अपरमेय संख्या है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर चीजों को समझिए, जो भी आपको अपरमेय प्रूफ करनी है पहले आप उसे परमेय मानिए और उसे p/q की फॉर्म में लिखिए। कब, जब आपको एक सिंगल डिजिट दे रखी हो। √2 क्या है, एक सिंगल नंबर है। अगर √2 में कुछ जुड़ रहा होता या घट रहा होता तो कुछ और मानेंगे, वो आगे की बात है, आगे सवाल आएंगे।
फिलहाल आपको सिंगल नंबर दे रखा हो, √2, √5, √3, √7, √11, √13, √23, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, सिंगल नंबर है। अगर सिंगल नंबर दे रखा है तो आप बिलो मान के चलेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है और √2 बराबर P/Q, क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या है तो उसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जहां P और Q क्या है? धनात्मक सहभाज्य हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ओर वर्क करेंगे और फिर यहाँ पे वर्क करके जो नंबर मिलेगा उससे p² में भाग जा रहा है तो उससे p में भी भाग जाएगा। अब यहाँ पर p की जगह पर एक ऐसा नंबर मानेंगे कि इधर जो 2 है ना, अगर यहाँ 2 है तो इधर ऐसा नंबर मानेंगे कि उसका वर्ग 2 से कट जाए। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पर मानते हैं हम 3c, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता और 9 3 से कट जाता। ऐसा नंबर मानते हैं इससे कट जाए उसका वर्ग, ठीक है। तो हमने 2c माना, 2c रख दिया, फिर इसे काट पीट करके देखा तो अब देखा Q² बराबर 2c² है। अब 2 का भाग Q² में जा रहा है तो 2 का भाग Q² में जा रहा है तो फिर 2 का भाग Q में भी जाएगा, किससे? परिमेय से। और हमने माना था P और Q दोनों सहभाज्य हैं, यानी P और Q में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। लेकिन देखो 2 P को भी विभाजित कर रहा है, 2 Q को भी विभाजित कर रहा है, मतलब P और Q में 2 कॉमन आ गया। तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया। यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया? विरोधाभास, यानी विरोध उत्पन्न हो गया। विरोध मतलब विरोध हो रहा है। हमने जो माना था वो जो माना था उसका तो यहाँ विरोध हो रहा है, जो हमने माना था उसको तो यहाँ पे कोई बात जो है फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ विरोध उत्पन्न हो गया। और ये विरोध क्यों उत्पन्न हुआ है? हमारे विलोम मानने के कारण। जो हमने विलोम माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः फिर √2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से आपको ये लैंग्वेज लिखनी है। यहाँ पर लैंग्वेज बहुत जरूरी है, ये चीजें लिखना बेहद जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो सवाल आपका होना या ना होना बराबर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल कराया। अभी इस टाइप के 2 सवाल और कराऊंगा मैं, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा एक्चुअली करने का तरीका क्या है, आपको तरीका समझना है, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको कराया। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, बुक में देखिएगा आप, बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 है। वहां प्रूफ करना है √3 एक प्रूफ करो √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 समझिए अभी आप। सिद्ध करो √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। बस हुआ क्या है, वहां 2 था, यहाँ 3 आ गया, बस, और कोई तरीका बदला नहीं है, ठीक है। तो यहां पर वही करेंगे, माना विलोमतः √3 अपरिमेय प्रूफ करना तो इसको परिमेय मानेंगे, ठीक है। तो माना विलोमतः √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब √3 हमने परिमेय संख्या मान ली तो √3 को फिर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो √3 इज इक्वल टू P/Q। जहां ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, जहां जब भी कभी आपको सिंगल नंबर दे रखा हो √3, √5, √11, √7, तो आपको ये लाइन लिखनी है, जहां P तथा Q धनात्मक सहअभाज्य है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 है भाई। और P और Q धनात्मक सहअभाज्य का मतलब ये हो गया कि P को ऐसा कोई नंबर नहीं है इस दुनिया में जो P को भी काट सके, Q को भी काट सके। हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर, और ये पॉजिटिव है, कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर उसके बाद इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो Q का गुणा √3 में करेंगे तो √3Q बराबर क्या हो जाएगा? P। अब इसके बाद क्या करते थे, क्या किया था? वर्ग किया था। तो यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो वर्ग करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा? √3Q का स्क्वायर और इधर हो जाएगा P का स्क्वायर। इट मीन्स दैट कि √3 का स्क्वायर 3 और Q का स्क्वायर Q² और बराबर हो जाएगा P²। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए बच्चों, ये 3 इधर किस में है? गुणा में है,
इधर भेजूंगा तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 3 से भाग जा रहा है पी स्क्वायर में। जब 3 से पी स्क्वायर में भाग जा रहा है तो फिर 3 से पी में भी भाग जाएगा। क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है और p एक धनात्मक संख्या है। और ये थ्योरम में मैंने आपको बताया था, थ्योरम बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो p डिवाइड बाई 3 क्यों? प्रमेय से। किससे? प्रमेय से। इसका मतलब ये हो गया कि जो p का गुणनखंड है वो 3 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ p की जगह कुछ मानेंगे और एक ऐसा नंबर मानेंगे कि उसका वर्ग 3 से कट जाए, तो यहाँ मानेंगे, माना p बराबर 3c। 3 क्यों माना? क्योंकि 3 का जब मैं वर्ग करूंगा तो 9 आएगा और 9 3 से कट जाएगा। पहले वहां 2 था और मैंने 2c माना था, क्योंकि 2 का वर्ग 4, 2 से कट जाएगा। इस वजह से हर चीज को डिटेल में समझा रहा हूँ, जहां आपको कम समझ में आए उस चीज को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा नंबर मानेंगे, 3c मान लीजिए या आप 9c मान सकते हैं, क्योंकि उसका वर्ग 3 से कटना चाहिए। तो अब p की जगह आपने 3c माना है और यहाँ लिखेंगे जहां c क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसको यहां पर लगाइए आप, तो 3q स्क्वायर बराबर p की जगह 3c, ऊपर से हो रहा है स्क्वायर, तो यहाँ 3q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए 3 3 9 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखिए आप, इधर क्या बचा? सिर्फ q स्क्वायर, उधर क्या बचा? 3c स्क्वायर। अब देखिए 3 इधर के समय गुणा में है, जब 3 को जब मैं इधर लाऊंगा तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि q स्क्वायर में 3 से भाग जा रहा है, q स्क्वायर में 3 से भाग जा रहा है, और जब q स्क्वायर में 3 से भाग जा रहा है तो फिर q में भी 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, q स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो q डिवाइड बाई 3 किससे? प्रमेय से। अब देखिए बच्चों, हमने यहां पर क्या माना था कि p और q धनात्मक सहभाज्य हैं। सहभाज्य मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो p को भी काट सके और q को भी काट सके, सेम नंबर। बट यहां पर देखिए p को 3 ही डिवाइड कर रहा है और q को भी 3 डिवाइड कर रहा है, ऐसा नंबर तो है। मतलब फिर हमने जो स्टार्टिंग में माना था वहां पे गलत है भाई, यहाँ तो विरोध उत्पन्न हो गया। हमने माना था कि p और q सहभाज्य हैं, मतलब p और q को सेम नंबर कोई काट ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो देखो विरोधाभास हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया कि p को 3 भी काट रहा है और q को भी 3 काट रहा है, यहाँ तो ऐसा नंबर है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है हमारे विलोम मानने के कारण। ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ है? ये विरोधाभास उत्पन्न जो हुआ है ये हमारे विलोम मानने के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने, ये लैंग्वेज बहुत जरूरी है, लैंग्वेज नहीं लिखा है सवाल गलत माना जाएगा। विलोम मानने के कारण हुआ है, अतः इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है, तो फिर क्या होगा? अतः √3 एक परमेय नहीं अपरमेय संख्या होगी। हमने माना था √3 एक परमेय है, बट ये हमने फिर गलत माना था, तो फिर √3 क्या है? एक अपरमेय संख्या होगी। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। ये लैंग्वेज बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो अब आपका ये एग्जाम्पल नंबर 9 फिनिश हो गया। तो मैं 2 आपको एग्जाम्पल कराए, अब आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा बुक का और फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन एक जैसे मिलेंगे आपको तो चीजें समझ में आएंगी। तो सिर्फ एक क्वेश्चन करा था, तो पहली बार में आपको जो पहला एग्जाम्पल कराया था मैंने, वह हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, लेकिन दूसरे से आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा। ऐसे तीसरा कराऊंगा 100% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप आ जाइए सीधे सीधे अपना जो है एक्सरसाइज 1.3 के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। क्या प्रूफ करना है? सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना? सिद्ध करो
√5 है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल एज इट इज, जिस तरह मैंने 2 सवाल किए हैं बीच अभी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अपरिमेय प्रूफ करना है, कोई भी हो, सिंगल डिजिट दे रखी है, आपको अपरिमेय प्रूफ करना है। पहले इसको क्या मानो, उल्टा मानो, विलोम मान के चलो। माना विलोमतः, माना विलोमतः √5 एक परमेय संख्या है। 1-3 नंबर का सवाल आएगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो √5 एक परमेय संख्या है, हमने मान लिया। अब √5 जब एक परमेय संख्या है तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या वो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो √5 इज इक्वल टू P/Q, जहां ये लाइन लिखना जरूरी है, जहां P तथा Q सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कि P और Q सहभाज्य का मतलब ये हो गया कि P और Q को कोई सेम नंबर नहीं काट सकता है। ऐसा नंबर नहीं है इस दुनिया में जो P को भी पूरा पूरा काट दे और Q को भी काट दे पूरा पूरा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो Q का 5 में करेंगे तो √5 इंटू Q हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ये P। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, ये P है, P² नहीं है प्यारे, क्या है P। ठीक है, तो दोनों वर्ग करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, √5 इंटू Q का स्क्वायर, उधर P का स्क्वायर। अब √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और Q का Q² बराबर P²। अब एक चीज फिर ध्यान दीजिए, सब कुछ वही, तीनों सवालों में डिक्टो वही लिख रहा हूं, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं बस। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो 5 का भाग P² में जाएगा। इसका मतलब कि 5 से P² में भाग जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे P² डिवाइड बाई 5, तो फिर P भी डिवाइड होगा 5 से। क्यों, प्रमेय से। प्रमेय में क्या था, अगर कोई P अभाज्य संख्या है और A कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर A² P से डिवाइड हो रहा है तो फिर A भी P से डिवाइड होगा। मैं आपको पूरी थ्योरम प्रूफ भी कराई थी। तो देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है और P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो P का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो फिर P भी 5 से कटेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रमेय से, प्रमेय से। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे P की जगह एक ऐसा नंबर मानेंगे कि उसका वर्ग 5 से कट जाए। तो आप यहाँ पे मानिए, माना P इज इक्वल टू 5C। अब 5 क्यों माना, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 आएगा और वो 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए आप, तो 5Q² बराबर P की जगह 5C, ऊपर से वर्ग, तो भैया 5Q² बराबर 5 का स्क्वायर 25 और C का स्क्वायर C²। अब देखिए 5 से यहाँ पर 25 कट जाएगा 5 बार, तो बचा क्या प्यारे, यहाँ पर बचा ओनली Q², और इधर क्या बचा 5C², 5C²। अब देखिए गौर से, इधर 5 गुणा में, जब मैं इस 5 को लेफ्ट में लेके आऊंगा तो Q² में 5 से भाग चला जाएगा। भाई 5 का भाग जा रहा है Q² में, तो मतलब हो गया, तो फिर 5 का भाग Q में भी जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे Q² डिवाइड बाई 5, तो Q भी डिवाइड होगा 5 से। क्यों, प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बट हमने यहाँ पर क्या माना था कि P और Q सहभाज्य हैं, मतलब P और Q को ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो पूरा पूरा काट सके। लेकिन यहाँ तो देखो P को 5 भी काट रहा है और Q को भी 5 काट रहा है, ऐसा नंबर तो निकल आया। तो हमने जो माना था उसका तो विरोध उत्पन्न हो गया। ये विरोध क्यों उत्पन्न हुआ, हमारे विलोम मानने के कारण, जो हमने यहाँ पे विलोम माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे विलोम
मानने के कारण हुआ है। अतः √5 परमेय नहीं अपरमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो मैंने इस टाइप के 2 एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज में, वो कराया। तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे और मैंने 2 एग्जाम्पल इसलिए कराए क्योंकि तीनों क्वेश्चन जब आप एक जैसे करेंगे तो चीज़ें आपको कुछ समझ में आएंगी। ये क्वेश्चंस थोड़े अटपटे टाइप के हैं, तो इसलिए आप क्या घबराइएगा मत, मुझे समझ में नहीं, तुम्हें नहीं, किसी को नहीं समझ में, सबको थोड़ा थोड़ा ही समझ में आता है। ये क्वेश्चन जैसे जैसे आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये तीनों क्वेश्चन मैंने कराए, आप 3 से 4 बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लैंग्वेज समझिएगा, मैंने यही लैंग्वेज क्यों लिखी है, मेरी बातों को सुनिएगा, सब चीज़ पे फोकस कीजिएगा। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है बच्चों, तो बाकी क्वेश्चंस अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो लाइक और शेयर करके जाइएगा बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।